वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी टारगेट है 2025 में एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना या फिर किसी स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, आपका यूपी नेट, आपका बिहार बीएससी नर्सिंग, महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज एक नया दिन है, एक नया टॉपिक है। हम डेली इस चैनल पे आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। रोज एक नए टॉपिक पे नए क्वेश्चंस होते हैं जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्रैक करने में, एक अच्छी रैंक को अचीव करने में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ द सेल इज द लॉन्गेस्ट। ठीक है, कौन सा चरण कोशिका चक्र का सबसे लंबा होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। ठीक है, अगर आपने अब तक अपना कॉपी पेन नहीं लिया है तो प्लीज अपना कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ अपने आंसर्स को मार्क करते हुए चलो, ताकि आपको लास्ट में पता लग जाए कि आपका स्कोर कितना बना है। ठीक है, और प्लीज अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज में कंटिन्यू रखूं तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करो, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। मुझे मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ लाइक से ही मिलेगा। ठीक है, तो आप प्लीज लाइक करा करो, शेयर करा करो, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके एग्जाम तक की सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊं। ठीक है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। ठीक है, अब इसमें जल्दी से बताओ मुझे करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका फेज पूछा है सेल साइकिल में सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा चलता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका, एनी गेसेस, आपका ऑप्शन नंबर ए G1 फेज। अब वो कैसे करके होगा बच्चों, ये देखो, G1 फेज क्या होता है, आपका लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का, जहां पे सेल क्या करता है, ग्रो करता है, प्रिपेयर करता है डीएनए को रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, आपको पता होगा कि डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है, आपका G1 फेज में होता है। सबसे लॉन्गेस्ट फेज है आपका, सेल ग्रो करेगा, सेल प्रिपेयर होगा कि अब हमने क्या करना है, डीएनए को रेप्लिकेट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन विच फेज। अब देखो जरा, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया है इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम करा है। ठीक है, डीएनए प्रतिकृति किस चरण में होती है। ठीक है, आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। अब जल्दी से मुझे बताओ, मुझे नहीं लगता कि आपको अब इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी होनी चाहिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, एस फेज। ठीक है, 10S मतलब क्या होगा, सिंथेसिस फेज। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके डीएनए के रेप्लिकेशन और इंश्योर करता है कि आपका जो भी डॉटर सेल्स है वो रिसीव करे आइडेंटिकल कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो भी आपकी डॉटर सेल्स होंगी उनको सेम आइडेंटिकल कॉपी मिल जाए जेनेटिक मटेरियल की, ये इंश्योर करता है। ठीक है, कौन सा फेज, एस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, माइटोसिस के बारे में पूछा है, माइटोसिस को किस और नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, रिडक्शन डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, मियोटिक डिवीजन या नन ऑफ द अबव। देखो, मियोटिक डिवीजन है, नन ऑफ द अबव है, और 2 ऑप्शंस और दे रखे हैं। अब इसमें से एलिमिनेट करना सीखो कि कौन सा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जो हो ही नहीं सकता उसको साइड कर दो, ये तो है ही नहीं। जो बचते हैं उनमें से कोई एक आंसर होगा फिर आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है बच्चों, माइटोसिस का मतलब क्या होता है, इसमें डॉटर सेल रिसीव करती हैं आपके इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। ठीक है, क्रोमोसोम्स तो मिलेंगे लेकिन कैसे मिलेंगे, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। जैसे पेरेंट सेल के पास जितने क्रोमोसोम थे, डॉटर सेल्स के पास भी उतने ही आएंगे। सो इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इसीलिए हमसे क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रोमेयर डिवाइड ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के किस फेज में जाकर के सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सेंट्रोमेयर किस चरण में विभाजित होता है। आपके ऑप्शन है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब मुझे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या सही होना चाहिए, कौन से फेज में जाके डिवाइड होता है। अगर आपने पढ़ा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चन को करने में। तो कौन सा फेज होगा, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनाफेज। ठीक है बच्चों, ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमेयर क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होती हैं वो आगे मूव कर जाती हैं। ठीक है, मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ठीक है, समझ में आया कि आपका सेंट्रोमेयर जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा
सॉरी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। आपकी सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होंगी आपकी वो अपोजिट पोल्स पे चली जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ठीक है, कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी अनवाइंडिंग करने के डीएनए में। ठीक है, किसके टाइम पे, रेप्लिकेशन के टाइम पे। डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए लाइगेज और टोपो आइसोमरेज। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब सोचो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है आपका। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, डीएनए हेलिकेज। ठीक है बच्चों, डीएनए हेलिकेज जो होती है वो आपकी अनवाइंड करती है, खोलती है डबल हेलिक्स को और अलाउ करती है आपके रेप्लिकेशन को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ मियोसिस इज। अब तक बात हो रही थी माइटोसिस की, अब बात आ चुकी है मियोसिस पे। ठीक है, ये मेन पर्पस क्या होता है मियोसिस का, मियोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपके ऑप्शंस है, मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, इंक्रीज सेल साइज, प्रोड्यूस आइडेंटिकल सेल्स, प्रमोट सेल ग्रोथ। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। बताओ मुझे कि क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना काम होता है, या फिर सेल का साइज बढ़ाना, या आइडेंटिकल सेल बनाना, या सेल की ग्रोथ को प्रमोट करना। जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, मेंटेन करना क्रोमोसोम नंबर को। ठीक है बच्चों, देखो मियोसिस क्या करती है, रिड्यूस करती है क्रोमोसोम नंबर को हाफ में। ठीक है, मियोसिस में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहे हैं, इंश्योरिंग जेनेटिक स्टेबिलिटी अक्रॉस जनरेशन। देखो अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होंगे तो जेनेटिक स्टेबिलिटी में क्या आ जाएगा, अनस्टेबलनेस आ जाएगी। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मियोसिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस। बहुत फेमस है क्रॉसिंग ओवर हर कोई बोलता है। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा है कि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के किस स्टेज में होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के किस चरण में होता है। आपके ऑप्शंस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, सबके सब 1-1-1 है। ठीक है, आपको पता होगा 1-2 करके होते हैं। तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। अब मुझे बताओ कहां पे होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज 1। ठीक है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, प्रोफेज 1 में होता है, लीडिंग टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन। ठीक है, इससे क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना हर ह्यूमन बीइंग में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है। ठीक है, भले ही हम सिमिलर हैं, हमारे क्रोमोसोम नंबर सबके सेम होते हैं, हमारे पास 2 आंखें, सबके पास 2 आंखें, हमारे पास कान है, 2 कान है, उनके पास कान 2, ऐसे करके सब कुछ सिमिलर है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है वो। ठीक है, वो वेरिएशंस कहाँ से आते हैं, क्रॉसिंग ओवर से ही आते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन विच स्ट्रक्चर। सिनेप्सिस किस स्ट्रक्चर के बीच में होता है। ठीक है, सिनेप्सिस किन संरचनाओं के बीच में होता है। आपके ऑप्शंस है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सेंट्रोमेयर्स और स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब मुझे जल्दी से बताओ कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, सिनेप्सिस क्या है, पेयरिंग होती है आपकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। समझ में आया क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि आपका रेशनली क्या है कि सिनेप्सिस के मतलब क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। कहाँ पे, प्रोफेज 1 में, मियोसिस के प्रोफेज 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फेज डू क्रोमोसोम अलाइन एट द सेल्स इक्वेटर। किस फेज में क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेल्स के इक्वेटर पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं जाके। ठीक है, किस चरण में क्रोमोसोम कोशिका के मध्य में संरेखित होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा सही होगा इसमें। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, आपका ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम लाइन अप हो जाते हैं आपके मेटाफेज प्लेट पे बिफोर बीइंग सेपरेटेड, अलग होने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चेक पॉइंट एंश्योर डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीट बिफोर माइटोसिस। आपको पता है जब भी पूरा सेल साइकिल, सेल डिवीजन होती है
उसमें एक चेक पॉइंट भी आता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है, ये वो इंश्योर करता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो हुआ या नहीं हुआ माइटोसिस से पहले, ठीक है। कौन सा चेक पॉइंट सुनिश्चित करता है कि माइटोसिस से पहले डीएनए प्रतिकृति पूरी हो चुकी है, ठीक है। आपके ऑप्शंस क्या है, G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट, M चेक पॉइंट और S चेक पॉइंट। जल्दी से बताओ कौन सा होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, G2 चेक पॉइंट, ठीक है। G2 चेक पॉइंट क्या करता है, आपका इंश्योर करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है आपका एरर फ्री हुआ है या नहीं हुआ है माइटोसिस होने से पहले, क्योंकि एरर्स भी आएंगे तब भी प्रॉब्लम है, तो एरर फ्री होना चाहिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइन्स इन प्लांट सेल्स अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। साइटोकाइन्स जो होते हैं आपके प्लांट सेल में तो किसकी फॉर्मेशन से होते हैं, पादप कोशिकाओं में साइटोकाइन्स किसके माध्यम से होता है, क्लीवेज फरो, सेल प्लेट, स्पिंडल फाइबर या नन ऑफ द अबव, ठीक है। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से फाइंड आउट करो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, सेल प्लेट, ठीक है। प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, साइटोकाइन्स अकर होते हैं थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, सेल प्लेट की हेल्प से होते हैं, ठीक है। अनलाइक एनिमल सेल्स विच फॉर्म क्लीवेज फरो, एनिमल सेल्स क्या करते हैं, क्लीवेज फरो बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस प्रोड्यूस हाउ मेनी डॉटर सेल्स, मियोसिस से कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है। कुल कितनी पुत्रियां कोशिकाएं बनती हैं, 2, 4, 6 या फिर 8, बताओ कितनी बनेंगी, एनी गेसेस। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, अगर तुमने मियोसिस माइटोसिस पे थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो तुम फटाफट कर लोगे इस क्वेश्चन को, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 4, ठीक है। मियोसिस रिजल्ट इन 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, बच्चों ध्यान रखना हैप्लॉइड बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ईच विद हाफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ माइटोसिस इज द शॉर्टेस्ट, माइटोसिस का कौन सा फेज सबसे शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपके ऑप्शंस है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। माइटोसिस का सबसे छोटा वाला फेज का नाम बता दो कौन सा है इन चारों में से, जल्दी बताओ कौन सा होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज, सोचो फटाफट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एनाफेज। एनाफेज क्या होता है, शॉर्टेस्ट फेज होता है, एज क्रोमेटिड रैपिडली सेपरेट, बहुत जल्दी से सेपरेट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल्स पे, ठीक है। तो बहुत शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का होता है ये, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटीन रेगुलेट सेल साइकिल, हम सेल साइकिल की बात कर रहे हैं, सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, अब इसको रेगुलेट करता कौन है, कौन सा प्रोटीन करता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन कोशिका चक्र को नियंत्रित करता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस है हेमोग्लोबिन, साइक्लिन, एक्टिन और केराटिन, जल्दी से बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, साइक्लिन, ठीक है। साइक्लिन क्या करता है, रेगुलेट करता है आपके प्रोग्रेशन को सेल साइकिल के, किसके थ्रू, एक्टिवेट करके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस को, ठीक है बच्चों। साइक्लिन अकेला नहीं करेगा, साइक्लिन डिपेंडेंट जो काइनेसिस होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारा सेल साइकिल अच्छे से हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर इज कॉज ड्यू टू लॉस ऑफ कंट्रोल इन, हम पढ़ते हैं कैंसर हो गया उसको, कैंसर बहुत ही रैपिडली हो रहा है, इंडिया जो है कैंसर की कैपिटल बन चुका है, अगर आपको पता होगा रिसेंटली एक न्यूज में आया है कि इंडिया जो है कैंसर कैपिटल बन चुका है, तो क्यों हो रहा है, किसके लॉस से हो रहा है, किससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, ठीक है। कौन सी कैंसर किसकी नियंत्रण हानि के कारण होता है, ठीक है। कैंसर इज कॉज ड्यू टू लॉस ऑफ कंट्रोल इन, आपके ऑप्शंस है सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस या फिर एटीपी प्रोडक्शन, बताओ जल्दी से। थोड़ा सा, आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, अगर थोड़ा सा अगर आपने ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है, लेकिन देखो क्वेश्चन हर लेवल के आएंगे, ठीक है। इजी भी होंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ मॉडरेट लेवल के भी होंगे, कुछ थोड़े से टफ भी होंगे, ठीक है। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना, ये नहीं सोचना कि बस इजी क्वेश्चंस कर लें सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, पेपर है लेवल जो है वो मिक्सअप ही रहता है, ठीक है। मॉडरेट टू हाई, इजी टू मॉडरेट, इस तरीके का पेपर लेवल रहेगा, ठीक है। एम्स की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा लेवल को बढ़ाना पड़ेगा अपने, तो करेक्ट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर ए सेल ग्रोथ। ठीक है, कैंसर क्यों होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, जिससे क्या हो जाता है? ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। हम सेल कैंसर में ये तो पढ़ते हैं कि सेल डिवीजन तो हो रही है बट अनकंट्रोल्ड है, रैपिड सेल डिवीजन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन इज। ह्यूमन में कितना हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है? मनुष्य में हैप्लॉइड क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? 23, 46, 44 और 22। जल्दी से बताओ मुझे करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए 23। ठीक है, ह्यूमन में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। डिप्लॉइड का मतलब क्या हो गया? 2n और 23 इन गैमीट्स मतलब हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब हाफ, ऐसे याद रख लो। ठीक है, H से हैप्लॉइड, H से हाफ। ठीक है, तो 23 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पिंडल फाइबर अटैच टू विच रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के किस रीजन पे जाके स्पिंडल फाइबर अटैच होता है? ठीक है, किस विभाग से जुड़ते हैं? क्रोमैटिड, सेंट्रोमेयर, टीलोमेयर या फिर न्यूक्लियस? बताओ जल्दी से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? एनी गैसेस? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, सेंट्रोमेयर। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं आपके अटैच होते हैं सेंट्रोमेयर से, इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर क्रोमोसोम मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द लास्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन इज। सेल डिवीजन का लास्ट फेज कौन सा होता है? कोशिका विभाजन का अंतिम चरण कौन सा है? मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज या फिर साइटोकाइनेसिस? बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस क्या है? फाइनल स्टेप है जहां पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और फॉर्म कर लेता है दो डिस्टिंक्ट सेल्स को, अलग अलग सेल्स को फॉर्म कर लेगा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस क्या है? फाइनल स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ P53 जीन। P53 जीन का कार्य क्या होता है? ठीक है, प्रमोट सेल डिवीजन, सप्रेस करना ट्यूमर को, इनहेंस करना म्यूटेशन को और प्रोड्यूस करना एटीपी को। थोड़ा सा ट्विस्ट करा है इस क्वेश्चन को, इतना बेसिक नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन करो इसको, मजा आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी इसका आंसर देखना, रेशनली बताऊंगी, फिर समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, सप्रेसिस ट्यूमर। ठीक है बच्चों, P53 क्या होता है? एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो प्रिवेंट करता है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को। ठीक है, हमारी बॉडी में एबनॉर्मल सेल ग्रोथ ना हो, उससे कौन रोकेगा हमें? हमारी जो बॉडी में P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, ट्यूमर को रोकने वाला, सप्रेस करने वाला मतलब रोकने वाला, दबाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज। कौन से फेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं? किस चरण को विश्राम अवस्था कहा जाता है? G0 फेज, S फेज, M फेज और G1 फेज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे बताओ? ऑप्शन नंबर ए, G0 फेज। सेल इन G0 फेज डू नॉट डिवाइड। जीरो मतलब कुछ नहीं कर रहा काम, अभी वो आराम कर रहा है, रेस्टिंग फेज में है। ठीक है, डू नॉट डिवाइड बट रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है बच्चों, डिवाइड नहीं कर रहा लेकिन मेटाबॉलिकली वो एक्टिव है। समझ आया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो आई होप कि आपको मेरे साथ ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में मजा आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हैं, आपका कोई भी कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जब तक आपके एग्जाम क्लियर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे बहुत सारे अपडेट्स देती रहती हूँ। बाकी मिलते हैं कल को एक नए लेक्चर में, नए टॉपिक, नए कंसेप्ट्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।